नमस्कार। भारत के भूगोल की सीरीज में आज से हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भारत में कृषि एवं फसलों की आज की जो क्लास है ये पहली क्लास होगी। इसमें हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का बेसिक देखेंगे। इसके अलावा इस पर अपनी समझ भी आज की क्लास में विकसित करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे थे, अर्थात इसके पहले की जो क्लासेस हैं वो प्रैक्टिस क्लासेस की रही हैं। वह प्रैक्टिस क्लासेस जो हमने भारत के भूगोल में अब तक करा दिया है वो उसी पर आधारित रही हैं। अर्थात जो भी अब तक हमने भूगोल में करा दिया है उनमें बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल तथा उनसे आए हुए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल हैं उन सभी सवालों को हम प्रैक्टिस क्लासेस में करा रहे हैं। इसलिए आप विस्तृत क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी देखते रहिए। यदि आप प्रैक्टिस क्लासेस देख रहे हैं तो आपकी जो भूगोल हमने पहले कराया है उसका एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं आप उसे भी वहाँ पर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है अर्थात जो भारत में कृषि एवं फसलें हैं अर्थात कृषि जो है ये कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात भारत में जो फसलें हैं ये एक तो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से कृषि विज्ञान से जो सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, फसलों से जो सवाल बनते हैं, कृषि विज्ञान की दृष्टि से जो सवाल बनते हैं हम लोग इसका भी अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा भूगोल में जो कृषि का भाग है अर्थात इसके जो सवाल हैं भारत में कृषि एवं फसलों का वो भूगोल में भी आता है। भूगोल की दृष्टि से भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कृषि का जो उपयोग है ये अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है इसमें भी कृषि का उपयोग होता है। अर्थात भूगोल में भी कृषि का उपयोग होता है और कृषि से सवाल भूगोल में भी बनते हैं, कृषि विज्ञान से तो बनता ही बनता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र अर्थात अर्थव्यवस्था में भी कृषि से सवाल बनते हैं जिसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो भी नकदी फसलें हैं कृषि पर हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो इकोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपकी एक परीक्षा होती है लेखपाल की परीक्षा में एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं ग्रामीण परिवेश, जिसको बोला जाता है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में जो कृषि है ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, इसलिए हम इसकी दृष्टि से भी इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अर्थात भारत में कृषि एवं फसलें कृषि विज्ञान का भी टॉपिक है, ये भूगोल का भी टॉपिक है, ये अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक है और ये ग्रामीण परिवेश का भी टॉपिक है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए भी इसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक फसलों से जो भी फसलें हैं, खाद्यान्न हो, दलहन हो, फल हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, सवाल राज्यवार भी बनता है। तो इसलिए इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बदलते भी रहते हैं, इसलिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए प्रारंभ करते हैं भारत में कृषि एवं फसलों की आज की क्लास, जिसमें हम लोग बेसिक देखने वाले हैं और कुछ सामान्य सी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी सुविधा के अनुसार हमने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप इसी तरीके से नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो भी हम इसके अलावा बता रहे हैं आप उसी तरीके से मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में जो कुल श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति से क्या तात्पर्य है, जो भी कुल श्रम शक्ति अर्थात भारत में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने भी लोग भारत में काम करते हैं, श्रम करते हैं, उस कुल श्रम शक्ति का लगभग 54.6% जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित हैं। वो किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक शब्द बनता है, एग्रीकल्चर जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है
और लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एक तो एग्रोस और दूसरा है कल्चर। एग्रोस तथा कल्चर, ये इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एग्रोस तथा कल्चर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। लैटिन भाषा का शब्द पूछा जाता है ये, ठीक है ना, कि एग्रोस अर्थात एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, एग्रोस और कल्चर। एग्रोस का मतलब होता है भूमि, खेत से अच्छा शब्द है भूमि। एग्रोस का मतलब होता है भूमि, और कल्चर का मतलब होता है जुताई। कल्चर का मतलब होता है जुताई, अर्थात भूमि की जुताई, भूमि की जुताई, अर्थात एग्रीकल्चर का मतलब होता है भूमि की जुताई। एग्रीकल्चर का मतलब होता है भूमि की जुताई। लिख लेंगे आप लोग इसी तरीके से। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एग्रोस तथा कल्चर। एग्रोस तथा कल्चर, एग्रोस का अर्थ है भूमि तथा कल्चर का अर्थ है जुताई। इस प्रकार एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ होगा भूमि की जुताई, ठीक है। आप इसे इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने बताया कि भारत में जो कुल श्रम शक्ति है उसका 54.6% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद होता है, अर्थात भारत की जो टोटल इनकम है, कुल आय जो हो रही है, अगर 100 रुपये का इनकम अगर भारत सरकार कर रही है, उसमें से 26 रुपये का योगदान जो है वो कृषि से संबंधित है, अर्थात कृषि का है। तो बहुत बड़ा योगदान जो है कृषि का हो जाता है। यही कारण है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो 51% भाग पर कृषि की जाती है। जो भारत में कुल भूमि है उस कुल भूमि के आधार पर अगर देखा जाए तो उसमें से 51% भाग पर कृषि की जाती है, तथा 4% भाग पर चारागाह है, अर्थात परती भूमि है, खाली पड़ी हुई है, सरकारी जमीन है वो, ठीक है ना। तो 4% चारागाह की भूमि है, तथा 23.81% भूमि जो है इस पर वन स्थित है। इसके अलावा जो बचा हुआ है वो रेजिडेंशियल भूमि है, अर्थात आवासीय भूमि है, ठीक है ना। तो इसमें दो जो है ना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो 51% भूमि, भारत की जो कुल क्षेत्रफल है उसके 51% भूमि पर कृषि की जाती है, और 23.81% भूमि पर क्या है, वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कृषि जो है, सवाल पूछा जाता है कृषि किस सूची का विषय है। 3 सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची का तात्पर्य होता है कि वे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची का तात्पर्य होता है कि वे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, तथा समवर्ती सूची का तात्पर्य होता है कि जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु अगर किसी विवाद की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है वो ज़्यादा वैलिड होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर, यानी कि कानून बनाने के आधार पर जो कृषि है वो राज्य सूची के विषय है। लेकिन अगर कृषि प्रबंधन की बात करें तो कृषि प्रबंधन ये केंद्र सूची के विषय के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा किसान बिल, अध्यादेश के द्वारा किसान बिल लाया गया और बाद में उसे पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया गया था, कराने की कोशिश की गई थी, बाद में उसे वापस लिया गया। आपको मुद्दा पता ही होगा। तो कुछ मामलों में, अर्थात किसी प्रबंधन के मामले की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकता है। लेकिन मुख्यतः अगर ये सवाल आ जाता है कि कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। सामान्य से सवाल का सामान्य से आंसर, कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2014 जो हुआ था, अब तो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक हुई हैं। तो उसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2004 में आई थी, तो इसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, 1929 में। इस परिषद के अगर हम प्रमुख कार्यों पर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण परिषद है ये। इस परिषद के द्वारा जो कृषि से संबंधित कार्य हैं, अर्थात कृषि को उन्नत बनाना, अर्थात और अधिक उसे विकसित करना, पशुपालन के लिए अनुसंधान करना, अर्थात कृषि को बेहतर बनाना, तथा इसके अलावा पशुपालन
से संबंधित जो अनुसंधान अर्थात जो रिसर्च किए जा रहे हैं, नए जो खोज किए जा रहे हैं, ये सब कुछ किनके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद भारत में कुल 15 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये भारत है, और भारत में अगर हम जलवायु के आधार पर अर्थात पूरी पृथ्वी पे जो जलवायु पाया जा रहा है, पूरी पृथ्वी पे जो जलवायु पाया जा रहा है, तो कटिबंधों के आधार पर अर्थात तापमान के आधार पर पृथ्वी पर कुल 4 प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। ये विषुवत रेखा है अर्थात 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, ये यहाँ पर तापमान बदलता रहता है। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें जब यहाँ पर होंगी तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगा, लेकिन जब सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। अर्थात 6-6 महीने की स्थिति यहाँ पर बदलती रहती है, यहाँ पर मानसून बदलता रहता है। यही कारण है कि यहाँ पे इस क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध होता है और 45 से 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ, ठीक है ना। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य के तापमान किरणें जो है वो तिरछी ही बनी रहती हैं। इस वजह से यहाँ पर वर्ष भर शीत ऋतु का ही मौसम बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी को कटिबंधों अर्थात तापमान अर्थात जलवायु के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये भारत के बीच में से होकर के जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये भारत के यहाँ से ये बीच में से होकर के जाता है, अर्थात ये कर्क रेखा है, ठीक है ना। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो आधा भारत ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ रहा है। ये उष्ण कटिबंध में आता है और ये उपोष्ण में आता है। ये उपोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है ना। लेकिन संपूर्ण भारत की जलवायु आप लोगों ने पढ़ी है। साइबेरिया से चलने वाली जो हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत गर्म हो जाता है। और कर्क रेखा के ऊपर वाले जो उपोष्ण क्षेत्र है ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है? ये भी उष्ण कटिबंध में ही बदल जाता है, ये भी उष्ण कटिबंध ही बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब चूंकि भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और आपने वनस्पतियों वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि वनस्पतियां जो होती हैं वो अपने आप को जलवायु के आधार पर विकसित करती हैं, वो अपने आप को जलवायु के आधार पर विकसित करती हैं। जैसे कि धान की अगर हम बात करें तो धान के लिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो धान उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा, अर्थात इसके लिए तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। तो भारत में तापमान अधिक और वर्षा अधिक कब होता है? जून जुलाई में, ठीक है ना। जून जुलाई का जो मौसम होता है, तो इसी वजह से धान जो है हम लोग मानसून काल जब आता है उस समय लगाते हैं, ठीक है ना। गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं जो है वो एक शीतोष्ण जलवायु का, अर्थात इस क्षेत्र का जो जलवायु है शीतोष्ण जलवायु जो है शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, ठीक है ना। तो भारत में हम लोग शीत ऋतु का इंतजार करते हैं और शीत ऋतु में उसका गेहूं की बात की जाती है, अर्थात गेहूं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत में जलवायु अर्थात तापमान अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पर बदल भी जाता है। यही कारण है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जलवायु के आधार पर अगर देखा जाए तो 15 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और उनमें अलग अलग फसलों को उगाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऋतुओं के आधार पर बात करें, क्योंकि मौसम में जलवायु में परिवर्तन ऋतुओं के आधार पर होता है, तो इस तरीके से भारत में जो ऋतुओं के आधार पर परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार से होता है। और इस आधार पर भारत में 3 प्रकार की
फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, भारत में 3 तरीके की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला होता है खरीफ की फसल, जो कि मानसून काल में, मानसून काल अर्थात जब भारत में मानसून आता है उस समय भारत में जो फसल लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल। ठीक है ना, यहाँ से सवाल काफ़ी हद तक बनता है। ठीक है ना, तो ठीक से याद रखेंगे, खरीफ की फसल जो मानसून काल आता है भारत में, तो उस समय जो फसल लगाई जाती है उसे मानसून काल की फसल कहा जाता है, जो कि जून जुलाई में लगाई जाती है और इसे अक्टूबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर में तैयार हो जाता है और इसे काट लिया जाता है। तो जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर, ये समय भी पूछा जाता है कि खरीफ की जो फसल है कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है। कब लगाई जा रही है, जून जुलाई में लगाई जाती है और अक्टूबर में इसे काटी जाती है। जून जुलाई का समय भारत में मानसून आने का, जून में भारत मानसून आ जाता है, तो जब मानसून आएगा उसी समय इसको लगाया जाएगा और अक्टूबर में इसको काट लिया जाए तो उसमें तैयार हो जाता है। अगर इसके प्रमुख फसलों की बात करें, इसके प्रमुख फसलों की, हमने इसे अलग अलग वर्गों में लिखा हुआ है, जैसे कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें। ठीक है ना, इस आधार पर भी पूछा जा सकता है कि खरीफ की जो दलहन है, खरीफ में होने वाली जो दलहन है वो निम्नलिखित में कौन है। ठीक है ना, तो हमने उसको उसी आधार पर लिखा भी है। ठीक है ना, तो देखेंगे खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं इसमें खाद्यान्न में कौन कौन से आएंगी, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। धान, ज्वार, बाजरा और मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खरीफ की खाद्यान्न है। खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया। ठीक है ना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया, ये खरीफ की दलहन है। खरीफ में जो तिलहन है वो सोयाबीन, अच्छा सोयाबीन जो है ये दलहन भी है, सोयाबीन की फली होती है, तो अगर सिर्फ फली है तो वो क्या है, दलहन के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर उससे तेल निकाल लिया गया है तो वो सोयाबीन तिलहन के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल ये तिलहन के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा खरीफ में जो कपास है और तंबाकू जो है ये नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो इसी आधार पर इसको आप लोग लिख भी लेंगे। अगला है रबी की फसल। रबी अर्थात शीतकाल, अर्थात जाड़े के मौसम में जो फसलें होती हैं तो वो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं और अप्रैल मई में उन्हें काट ली जाती हैं। ठीक है ना, मौसम के आधार पर याद रखेंगे। रबी की जो फसल है, शीत ऋतु की जो फसल होती है इसे रबी की फसल कहा जाता है, जिसे अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु में के शुरुआत में इसे लगाया जाता है तथा अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। इसके अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो इसके अंतर्गत खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाली गेहूं, जौ, मक्का और आलू। गेहूं, जौ, मक्का, आलू खाद्यान्न है इसके। सरसों, अलसी, तोरिया ये तिलहन के अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। मटर, चना और मसूर, मटर, चना, मसूर ये दलहन के अंतर्गत इसमें आते हैं। इसके अलावा गन्ना और बरसीन जो है ये नकदी फसलों के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं इसके अंतर्गत। इन सभी फसलों के बारे में, जो भी फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं भारत की, इन पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे आगे की क्लासेज में। बहुत बेहतरीन क्लासेज होंगी, लोग इसको ठीक से पढ़ते जाइए। बेसिक रहा, जैसे मैंने कराया है आप इसी तरीके से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो रबी की फसलों में गन्ना और बरसीन अम्लीय फसलें होती हैं, ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो जायद की फसलें होती हैं, जायद की फसलें, तो जायद का मतलब होता है जो बीच में छोटा सा गैप हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जून से लेकर के और अप्रैल तक हम आ गए हैं। जून में लगभग ये फसल शुरू होती खरीफ की और रबी की लगभग अंत हो रहा है अप्रैल मई में। तो ये अप्रैल मई जून के बीच में जो टाइम हो रहा है, ठीक है ना, तो उस समय एक छोटा सा मौसम होता है, उसकी बात की जा रही है। एक छोटा सा गैप होता है मौसम का, उसको कहते हैं जायद। तो जायद की जो फसलें हैं ये मुख्यतः मार्च में लगा दी जाती हैं और मई जून में इसे काट ली जाती हैं, क्योंकि जून में उसके बाद फिर उसमें धान लगना होता है, तो जून में वो काट ली जाती हैं। लेकिन एक जो गैप मिल रहा है आपको वो मार्च में यहाँ पर मिल जाता है। तो मार्च से लेकर के और मई जून के बीच में जो फसलें होती हैं उनमें कौन कौन सी, इसमें प्रमुख खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें तो मक्का होता है। खाद्यान्न फसलों में मक्का एक ऐसी फसल है जो भारत में तीनों ऋतुओं में पाई जा रही है, या तीनों ऋतुओं में इसकी खेती संभव हो पाती है, तो मक्का है इसके अंतर्गत। इसके अलावा दलहन, दो छोटी दालें यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, जैसे कि उड़द और मूंग। ये समय काफ़ी कम लेते हैं, इनके तैयार होने में काफ़ी कम समय लगता है। तो उड़द और मूंग जो है ये आप देख पा रहे होंगे कि उड़द और मूंग हम रबी खरीफ, उड़द और मूंग देखेंगे यहाँ पे, उड़द और मूंग। उड़द और मूंग खरीफ की भी फसल है, उड़द और मूंग खरीफ की फसल है, और उड़द और मूंग जो है ये जायद की भी फसल है। ठीक है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जो तराई बेल्ट है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, भूमिगत पानी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कई बार क्या किया जाता है कि जायद के समय पे, यानी कि वही मार्च के आसपास जो है धान एक बार और लगा दिया जाता है। और वो लोग साल भर में 2 धान की फसलें निकालते हैं, 2 धान की और 1 गेहूं की, 2 धान की फसलें और 1 गेहूं की फसल निकाल ली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तराई बेल्ट जो है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो वो जायद के अंतर्गत आ जाएगा, वाली जो धान होगा वो जायद के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से उड़द और मूंग जो है, उड़द और मूंग खरीफ के अंतर्गत भी आता है और जायद के अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा ये जो समय होता है कुछ अम्लीय फसलें पाई जाती हैं। अम्लीय फसलों से तात्पर्य है कि जो अम्लीय मृदा में उत्पन्न होती हैं, अम्लीय मृदा में जिसमें खरबूज और तरबूज, खरबूजा और तरबूजा कहा जाता है, तो खरबूज और तरबूज जो है ये अम्लीय मृदा में होने वाली फसलें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें ककड़ी और खीरा जो बेसिकली नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी में लगाया जाता है, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो ये जो ककड़ी है, खीरा है, खरबूज है, तरबूज है, ये सारी फसलें इस समय की नकदी फसलें होती हैं, बहुत कम समय में हो जाने वाली फसलें होती हैं। कौन सी? ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज, ठीक है ना। ये रहा कुछ बेसिक कृषि से संबंधित। आगे की जो इसकी क्लासेस होंगे उसमें हम लोग जो फसल है, कृषि के प्रकार हैं, ठीक है ना, इसके अलावा अलग अलग फसलों पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से और अलग अलग विषयों में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। कृषि भूगोल के अंतर्गत भी आता है, कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है, कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है और कृषि ग्रामीण परिवेश में भी आता है। इसलिए लगभग हर विषय में इसकी एक अलग भूमिका है। तो उसी आधार पर इसको हम लोग धीरे धीरे धैर्यपूर्वक और एक सहजता के साथ पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप हमारे साथ नोट्स बनाते जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।